हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री का हम बीबीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड में 3 फरवरी कल आना ही आना तय है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं जितना भी बताऊंगा उसमें से निश्चित है कि लड़ना है, लड़ना फिक्स है ना। तो हमारे वीडियो को मतलब अच्छी लगी तो अपने दोस्त के बार पूरा सेंड कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को मतलब पूरा सब्सक्राइब मत पूरा बिहार में इसको फैला देना, ताकि पता चले आरडी स्टडी सेंटर पर ऐसा ऐसा पढ़ाई होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना लेट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिया कि दोस्त एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है। मैं उतना आपको डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि आप लोग को एग्जाम कल ही है, तो टाइम कम है, लेकिन मैं उसका आंसर बताते चलूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो एनसीबी संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है। मैंने 4 को ऑप्शन दिया है, इसमें से ऑप्शन में टिक करना है। यहाँ पर समझिए टिक कर दिए तो एग्जाम में भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.74। ऐसे याद रखिएगा, ऐसे भी संरचना प्रभाज में पैकिंग प्रभाज में उसका जो मतलब मान होता है वो होता है 0.74, ठीक है। फिर हमने लिया है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। आप पढ़े होंगे फिजिकल, ये तो फिजिकल का है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? 4, 7, 14, 8। तो मैं बता दूं, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है 7 होता है। ध्यान से देखिएगा, 7 होता है, नो डाउट। इतना तो क्लियर है। चलिए फिर हमने दिया, अगले क्वेश्चन दिया है बीसीसी इकाई सेल की बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान की संख्या होता है कितना? मतलब जो बीसीसी इकाई सेल पड़े होंगे उसमें खाली जगह की कितना संख्या होती है, ठीक है। ऑप्शन ए 32%, बी 34%, सी में दिया है 28% और डी में 30% दिया है। तो बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान की संख्या होता है 32%। राइट आंसर होगा 32%। चलिए बिना हम लोग लेट किए मतलब हाल ही क्वेश्चन को मतलब इस वीडियो में ज्यादा पूरा आप लोग को मतलब सिखाऊंगा। और एक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पूरा अच्छी लगती है तो अपने दोस्त के पास सेंड कर देना, ठीक है। फिर हमने दिया है बीसीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितना होता है। बीसीसी इकाई सेल की उसमें संकुलन क्षमता होता है, उसका मान कितना होता है, ठीक है दोस्त। हमने पहला ऑप्शन में आपसे देखा है दोस्त 58%, बी में 68%, सी में 78 और डी में 88%। तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? एक्स में पूछा है कि मुक्त खाली स्थान की संख्या कितना होता है, 32%, लेकिन बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, 68%। इसका राइट आंसर होगा 68%, क्योंकि कोई भी वैल्यू परसेंटेज निकाला है 100 पर, तो 68 में 32 जोड़िएगा तो उसका जो वैल्यू होगा 100 के बराबर होगा, ठीक है। फिर हमने लिए हैं एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव होता है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव हो सकता है, ठीक है। हमने पहला ऑप्शन दिया है 23, बी में दिया है 7, सी में दिया है 14 और डी में दिया है 280। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो 14। इसका राइट आंसर होगा वो होगा 14। फिर से एक बार, अगर पूछेगा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, 7। ये क्वेश्चन था 2 नंबर। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है और जालक कितने होते हैं, 14 होता है। कंफ्यूजन में कभी भी नहीं रहना है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7, जालक की संख्या 14, ठीक है दोस्त। फिर हमने लिया है, ये तो हो गया, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये तो सबको पता होगा कि 7.4 होता है, ठीक है। ये होगा 7.4। कहाँ है? यह है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। फिर दिया शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए, ये तो सबको पता होगा, 6543। तो दोस्त सॉरी, यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने 7 जोड़ना छोड़ दिया। तो दोस्त शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। इसका राइट आंसर होगा से, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन तो 10वीं क्लास का, लेकिन कभी कभी ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के मोल का आयतन कितना होता है। पहला ऑप्शन 22.2 लीटर, बी 23.2 लीटर, सी डी में दिया है 22.4 लीटर, डी में दिया नॉन ऑफ दी। तो दोस्त सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। कभी भी ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है, बिहार बोर्ड में पूछ चुका है।
नो डाउट। फिर देखें तो अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। इसका राइट आंसर होगा गैंग। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन पढ़ता तो ज्यादा टाइम लग जाता आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को मतलब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए तो कुछ दिक्कत तो नहीं है, नो डाउट। चलिए अब चलिए, कॉपर पेराइट का सूत्र है, कॉपर पेराइट का सूत्र है CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2। अब बताइएगा एसिटिक अम्ल, अगर आप जिसने भी मैंने मेरा वीडियो देख रहे हैं, मीथेन का बताना है, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, इन तीनों का मतलब एक नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए। इन चारों का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मीथेन, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इतना कुछ चारों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए, कॉपर पेराइट का सूत्र है FeCuFeS2, राइट आंसर। फिर हमने बताया था एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। हो गया। और यही पूछता कि आयरन का इसका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट। और एक बात मैं तो भुलाना ही भूल गया, क्या कि मूर्खों का अभी भी लिखिए, कॉपी कलम जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो कॉपी कलम के मतलब सामने रहना चाहिए। लिखिए, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा कॉपर पेराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। याद ही रखना है, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? कॉपर पेराइट को। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार किसके कहा जाता है? कहा जाता है HGS को। तो राइट आंसर होगा HGS को, है ना। सिनेबार पारा का अयस्क है, अब तो भूल ही गए हैं। चलिए अगला, मालाकाइट अयस्क है। मालाकाइट भाई किसका अयस्क है? तो मालाकाइट अयस्क है कॉपर का। तो राइट आंसर होगा कॉपर। ओके। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा है दोस्त, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही इजी है। क्या है? कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए। मतलब दोस्त पूछ रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब तो मतलब इसके नाम से पकड़ लीजिए, कार्बनिक कह रहा है। क्या बोल रहे? कार्बनिक, तो क्या आना चाहिए? कार्बन। सिंपल है, इसका राइट आंसर होगा कार्बन। ओके, इतना को जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं और क्वेश्चन आपके सामने प्रकट करता हूं। चलिए तब हम दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की हम जाने क्या जानेंगे, देखिए मैंने बोर्ड पर सारा चीज लिख दिया है। अब हम लोग को एक बार पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब अगले क्वेश्चन पूछा है, हीरे में कार्बन का संकरण अवस्था होता है। हीरे में हाइब्रिडाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो हीरा में कार्बन का संकरण अवस्था में बताना है। चलिए ऑप्शन ए में दिए, इसको पढ़ेंगे sp3। क्या बोलेंगे? sp3। कहीं कोई बोलता है sp3, नहीं sp3, sp2, sp और नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं। और एक बात, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं अभी अभी तुरंत इसके जस्ट मतलब टाइम के बाद इस इतना कुछ कराने के बाद मैं हाइब्रिडेशन और मतलब संकरण अवस्था कैसे निकाला जाता है ये नहीं दिए तो दूसरा भी दे सकते हैं ना। तो इसके आगे वाले मतलब इससे थोड़ा देर बाद बताऊंगा और संयोजकता भी निकाले बताऊंगा। तब तक इतना के लिए हमारे चैनल हमारे साथ बने रहिएगा। तो हीरा में कार्बन का संकरण अवस्था कितना होता है? तो sp3 होता है। याद कर कर ही जाना है सेंटर में। क्वेश्चन मेरा मतलब जितना करा रहा हूँ उतना तक तो याद कर कर जाना है सेंटर में। देखते हैं कि हमारा गेस कितना लड़ता है आप लोग। एल्केन, एल्किन, एल्काइन का फॉर्मूला हमने एक वीडियो मैंने पीछे अपलोड किया था, ध्यान सुनिएगा। उस वीडियो में मैंने इन तीनों के मतलब ट्रिक से याद करने का फॉर्मूला बताया था। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। एल्केन में पूछ दिया तो CnH2n+2, एल्किन में CnH2n, एल्काइन में CnH2n-2, है ना। उस कहानी के माध्यम से मैंने बताया था। अभी कहानी बताऊंगा तो वीडियो पूरा लंबा चल जाएगा, है ना। तो उस कहानी को देख लीजिएगा कि क्या है जो आप एग्जाम में भी नहीं भूल सकते हैं, वो कहानी आखिर क्या है, पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अगर दोस्त अगर मैं इतना को मैंने मतलब समझे बंद कर दिया, जितना भी मैंने यहाँ पर जोड़ा है मतलब कोई मतलब ग्रुप जोड़ा है, एल्किल ग्रुप, इसको जब मैंने मुद लिया तो समझिए कि ये जो फिगर है, डायग्राम है, इसका नाम है बेंजीन। तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा, इसमें से जितने भी मैंने 4 या 5 बनाए हैं डायग्राम, इसमें फिक्स एक आएगा तो आएगा। अगर दोस्त बेंजीन रिंग में CH3 को जोड़िएगा तो बन जाता है टोलिन। ध्यान सुनिएगा, जब बेंजीन रिंग में CH3 को जोड़ते हैं तो उसका नाम होता है टोलिन। क्या बोलते हैं? टोलिन। ध्यान फिर इधर इधर आइए, जब बेंजीन रिंग में
OH को जोड़ते हैं तो उसको बोलता है फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। ये क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं जी, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। लिख कर देता हूँ, लिख कर ये क्वेश्चन 2020 में आया है। तो ध्यान सुनिए, जब बेंजीन रिंग में OH क्रियाशील समूह को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या बनता है? फिनॉल। यहाँ सब लोगों को सीखिएगा क्या, बेंजीन रिंग में CH3 को जोड़ते हैं तो टोलिन, बेंजीन रिंग में OH क्रियाशील समूह को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल। फिर अगला, जब बेंजीन रिंग में NH2 को जोड़ते हैं, NH2, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बनता है एनिलीन। कितना हुआ? 3 को। फिर से बार रिपीट करता हूँ, जब बेंजीन रिंग में CH3 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हम लोग क्या? मेथिल, मतलब मेथिल है, होता है टोलिन। जब बेंजीन रिंग में OH को जोड़ते हैं तो फिनॉल। जब बेंजीन रिंग में NH2 को जोड़ते हैं क्या बनता है? एनिलीन बनता है। और ये तो फिगर आप तो जानते हो किसका है? बेंजीन का है, जिसका फार्मूला होता है C6H6। लिख भी देता हूँ, कभी कभी पूछ ही देता है कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है, नो डाउट। चलिए, हमारा नीचे हमने लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ओके, फिर हमने एक और नीचे लिखा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहेगा, उसके नीचे मेथनोइक अम्ल का फार्मूला होता है दोस्त HCOOH। लिखिए, मेथनोइक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। हो गया। चलिए इधर आइए, इधर हमने लिखा है अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है? OH। आप लोगों को हर एक बात याद करके जाना है सेंटर में। अल्कोहल का क्रियाशील समूह OH, एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह CHO। इसको CH मतलब सिंगल बॉन्ड, इसको माइनस नहीं पढ़ना है, सब में इसका अलग अलग यूज है। अगर मैथ पढ़ते हैं तो इसको माइनस में बसता है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड CHO। कीटोन का क्रियाशील समूह है तो यहाँ पर देखिए 2 मतलब सिंगल बॉन्ड को ऐड करिए, ऐसे ही निशान रहेगा तो उसी पर टिक करना है। फिर होता है ईथर का क्रियाशील समूह ROR। क्या? सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। मतलब R का मतलब ये जिसको डिनोट कर रहा है एल्किल समूह को डिनोट कर रहा है। फिर नीचे लिखा गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है सिंगल बॉन्ड COOH। और यहाँ पर हमने लिखा है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला? HNO3, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, इतना तो फिर आंसर सॉल्व कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ कैसे निकाला जाता है कि संकरण अवस्था कैसे निकाला जाता है, और मतलब कभी कभी संयोजकता भी पूछ देता है, मैं आपको वो चीज निकालने का तरीका भी बताता हूँ। इतना तो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तब अब हम लोग अपना टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे इस टॉपिक को एग्जाम में देखकर ही जाना है। क्या दोस्त बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। निम्नलिखित यौगिकों में सिग्मा अबंध एवं पाई अबंध की संख्या बताएं तथा कार्बन की संकरण अवस्था भी बताना है। क्या बताना है? कार्बन की संकरण अवस्था कितना होता है देख लीजिएगा। ये सब जानने के बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे वाली मतलब क्लास एग्जाम मतलब 11 में पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक पढ़े होंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 4। SPDF हमने लिख दिया SPDF। इसमें 2 होता है, उसका पावर घात P मतलब 6, D में 10 और F में 14 होता है। नो डाउट, यहाँ सब दोस्त स्मॉल में होता है। फिर क्या कीजिएगा, मतलब इन सबों में 2 से भाग, सब में 2 से भाग करते जाना है। 2 में 2 से भाग करिएगा तो 1, इसलिए मैंने 1 बॉक्स बनाया। 2 में 3 से डिवाइड करिएगा तो 3 आएंगे, इसलिए मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं। F में 10 में 5 2 से डिवाइड करिएगा तो 5, इसलिए मैंने 5 बॉक्स बनाया। और 14 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 7। इस बॉक्स को बनाने का हमला तरीका क्या, मतलब इसका यूज कहाँ होगा, ध्यान से देखिएगा। फिर इस बात को ध्यान से देखना होगा। क्या? अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, ध्यान सुनिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम बोल लेंगे सिग्मा। अगर एक सिग्मा मतलब जब भी सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। हो गया। फिर देखिए 2 को बॉन्ड दिखाई दे दिया, कितना बॉन्ड? 2 को। एक को बोलना है सिग्मा और एक को बोलना है पाई। अगर 3 को बॉन्ड दिखाई दे गया, ऊपर और नीचे वाले को बोलना है पाई और जो बीच में बचा उसको बोलना है सिग्मा। फिर से एक बार, 1 कार्बन रहेगा तो सिग्मा, 2 कार्बन रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई, है ना। 2 को रहेगा तो एक सिग्मा और एक पाई। 3 को रहेगा तो कितना? 3 को, तो ऊपर वाला और नीचे वाला पाई, बीच वाला सिग्मा। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा, इन मतलब चारों को बताना है और इसमें कार्बन की संकरण अवस्था और उसका जो क्या होता है पाई अबंध की संख्या बताना है।
चलिए हम लोग बनाते हैं। पहला इसका सबसे पहले संरचना बना दीजिएगा, तो हम तो जानते हैं संकरण अवस्था निकलेंगे। हमने सबसे बताता हूँ CH4 का सबसे पहले बीच में C को रखेंगे, नो डाउट। कार्बन कितना है, एक है, एक हमने रख दिया। हम कभी भी कार्बन को हमेशा बीच में रखाते हैं, कार्बन को हमेशा बीच में रखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 4, कुछ नहीं करना है, 4 को हाइड्रोजन बैठा दीजिए ना। हो गया, हो गया, हो गया, बोलिए ना, जोर से बोलिए। अच्छा हो गया। अब देखिए इधर, देखिए इधर एगो सिग्मा रहेगा, एगो सिंगल बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा। तो मतलब इसमें कितना हो गया, सब सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो गया, नो डाउट। एक बात को ध्यान से बनना है, यहाँ पर मैंने बताया जब भी सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसको सिग्मा बोलना है, नो डाउट। यहाँ तो तब तो सिग्मा है तो सिग्मा हो गया। अब क्या मैंने बताया था, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या। तो इसमें तो सब हमको सिग्मा दिखाई दे रहा है, तो लिखिए कॉपी पर, सिग्मा अबंध की संख्या 4, सिग्मा इक्वल टू हो गया 4, नो डाउट। अब हमसे पूछा है संकरण अवस्था, हम यहाँ पर लिखते हैं संकरण, क्या लिखेंगे, संकरण। ध्यान से देखिएगा, अब हमारे बॉक्स का यूज होने वाला है, किसका, बॉक्स का। ध्यान से, इसमें कितना बॉन्ड है, 4 हो सिग्मा, ये तो फिक्स हो गया। अब हमने बताया था कि एस में कितना बॉक्स होता है, एस में एक बॉक्स होता है, तो एस हो गया। ध्यान देना, एस हमने लिख दिया, नो डाउट। अब एक्स के बाद एक वो इसमें से कम कर दीजिए, कितना बचा, 3 बचा। और जो बचा 3 गो बॉक्स किस में होता है, पी में। इसका जो रिजल्ट आया sp3, इसको जोड़िएगा तो 1 का 3, 4 हो गया। आपसे सीखने को क्या मिला कि जो मेथेन का होता है ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी संकरण अवस्था कितना होता है, sp3, याद हो गया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से, जब भी हम ब्लॉक 4 होता है संकरण अवस्था निकालने के लिए ब्लॉक पर हम लोग जाते हैं। सबसे पहले एस में हमने कितने डिब्बे बनाए, 1, एस डिब्बा पर 1 हो गया। फिर हमने बताया था कि एक, अब हमको कितना सिग्मा बॉन्ड की संख्या है, 4 है, तो 1 हो गया। एस पर कितना बचा, 3 बचा ना। फिर पी पर कितना होता है, पी में कितने ब्लॉक होते हैं, 3 होते हैं, तो हमने पी पर 3 रख दिया, तो 3 1 4, इसका हो गया। तो मीथेन का संकरण अवस्था कितना होता है, CH4, ठीक है। अब हम लोग इसमें से कोई भी हम लोग बना सकते हैं, इसमें से कोई भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम इसको हमने बना लिया, 2 गो आप लोग को बनाता है, रिवाइज करिएगा तब ना आप लोग को बढ़िया रहेगा। हम यहाँ पर देखिए इसको बनाते हैं डी नंबर। तो दोस्त सबसे पहले हम कार्बन को लिखेंगे, नो डाउट। अब आप पढ़े होंगे कि C2H2 का फॉर्मूला होता है एथाइन का, तो एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हमने 3 गो बॉन्ड लगा दिया ना, 3 गो बॉन्ड। अब जब भी 3 गो बॉन्ड होता है तो उसमें क्या होता है, 2 गो पाई एगो सिग्मा, तो 2 गो पाई हमने दर्शा दिया, 2 गो पाई एगो सिग्मा बीच वाला। फिर हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। और एक बात, कार्बन की संयोजकता 4 होता है, तो इस कार्बन के आगे देखिएगा तो कितना बॉन्ड है, 3 है, इसमें 1 लगा देंगे तो 4 हो गया। ध्यान से सुना है, इस कार्बन जो है हमेशा चौपाया तत्व है, चौपाया जानवर नहीं, चौपाया तत्व है। अच्छा, तो इसके पीछे कितना है बॉन्ड, एगो, इसके आगे कितना बॉन्ड है, 3 गो, तो 3 1 4। देखिए इसके पीछे कोई भी कार्बन दिया रहेगा तो उसके आगे पीछे और ऊपर नीचे बॉन्ड को गिनना है। कोई भी कार्बन दिया रहेगा तो उसके आगे पीछे बॉन्ड को गिनना है। इसके पीछे कितना है, 3, अभी कितना की जरूरत है, 1 का, तो हमने इसके 1 सामने लगा दिया, हो गया। देखिए ये रहा एथाइन का। अब क्या इसमें बताना है, पाई, सिग्मा और संकरण अवस्था। तो पाई की संख्या कितना हो गया, पाई की संख्या 2, सिग्मा की संख्या, ये भी तो सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा हो जाएगा और ये भी सिग्मा हो जाएगा कि नहीं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3। नहीं तो आप इस कार्बन का निकालिएगा तो इस कार्बन का होगा सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2, टोटल हमने बताया 3 होता है, 3 हो गया। अब हमने किसी एक, 2 कार्बन है, किसी एक कार्बन को निकालेंगे, उसका जो वैल्यू होगा दोनों के बराबर होगा। मान लीजिए सपोज हमने इस कार्बन को निकाला है, इस कार्बन के, इस कार्बन में देखिएगा तो 2 सिग्मा है, हम लोग सिग्मा पर इसका संकरण अवस्था निकालते हैं, ना कि पाई पर, किस पर, सिग्मा पर। इसमें सिग्मा बंध की संख्या 2 है, तो एक हो गया एस के लिए और एक हो गया पी के लिए, इसका संकरण अवस्था कितना होगा, sp हो गया। तो एथाइन का संकरण अवस्था sp हो गया, समझ में आया। फिर इस कार्बन का भी निकालिएगा तो 2 होगा सिग्मा, हुआ कि नहीं, यहाँ पर सिग्मा 1, यहाँ पर ऐसा निकालना है, इसका अलग निकालना है और इसका अलग निकालना है, क्योंकि इसमें एक कार्बन का आता है, एक कार्बन का मैंने लिखा था, इसमें 2 कार्बन है तो दोनों का बराबर होगा, किसी एक को निकाल लीजिए तो उसका वैल्यू होगा, वो एथाइन का संकरण अवस्था हो जाएगा।
ठीक है, तो ये रहा आप लोग का इस मतलब संकर अवस्था निकालने का तरीका। ठीक है, तो दोस्त अब हमें बताता हूँ मतलब कैसे निकालते हैं क्या उसको संयोजकता। संयोजकता निकालने के लिए आपको 4 को डिजिट याद रखना होगा। क्या हमारा 4 को डिजिट है 2882। क्या डिजिट है 2882। आपको 10 नंबर याद हो जाता है, तो मेरा 4 को आपको नंबर नहीं याद होगा, होगा। इस जितने भी मैंने 4 को नंबर निकाला है, इससे 1 से 20 तक जितने भी तत्व है, एलिमेंट्स है, उसका आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं एंड उसका वैलेंस भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, चलिए इसको ऐड करिएगा तो 20 आएगा, नो डाउट। तो हम किसी एक कार्बन की बात करते हैं, जैसे में हमने ले लिया सोडियम। सोडियम हमने ले लिया, इसका होता है 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 281 आएगा, आएगा ना। पहला कक्षा में 2 तो 2 लिख दिया, इसमें 4 कक्षा है। दूसरा में 2, हम लोग को 11 लाना है, कैसे 20 पर तोड़ना है कि ऐसा 11 आ जाए, उससे ज्यादा नहीं जाना है। तो पहला में 2 है तो 2 रख दिया, दूसरा में 8 है तो 8 आ गया। लेकिन तीसरा बॉक्स कर रहा है कि हम 8 तक रखिए, लेकिन हमने कहा कि हम जरूरत के अनुसार उसमें भरेंगे। ठीक है, अभी हमके 10 से 11 लाना है, तो अभी हम लोग को 1 का अंक का काम है, इसलिए हमने 1 कर दिया, हो गया। तो 281 इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विनाश एंड हम क्या नहीं, इसका वैलेंसी ज्ञात करना है। तो वैलेंसी निकालने के लिए एक फार्मूला मैं लिखवाता हूँ, लिखिए। वैलेंसी इक्वल टू होता है 8 माइनस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। वो फार्मूला कब लागू हुआ मैं बताता हूँ, जब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा होगा। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6, 7। फिर से एक बार, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से लेकर मतलब 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 4 से ज्यादा रहेगा, तो उसमें से 8 माइनस करना है। क्या देखिए 4 से ज्यादा है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नहीं, तो इसका वैलेंस कितना हो जाएगा, 1 हो गया। फिर से ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा रहेगा। 4 से ज्यादा मतलब 5, 6, 7, 8 रहेगा, तब 8 माइनस करना है। जैसे हम लोग क्लोरीन का लेकर बताता हूँ। क्लोरीन का होता है दोस्त Cl17 होता है ना, Cl17। इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा 2, 8, 2, 8, 10। हमको कितना रहना है, 17 लाना है। तीसरा बॉक्स कर में 8 तक रखिए, लेकिन हम बोल रहे हैं जरूरत नहीं सा, अभी हमके 7 आ गए तो 7 रख दिया। 2, 8, 7, 8, 7, 15, 2, 17 हो गया। अब बाहरी कक्षा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। ये फॉर्मूला कब लागू हुआ संयोजकता बराबर, जब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा रहेगा, तब उसमें से हम लोग कम करना है। तो 8 में से किसको घटाना है, 7 को, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, इस तरह निकलता है। तो इतना रह दे देते हैं, इतना तब तक देख कर ही जाना है सेंटर में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।